हेलो स्टूडेंट्स, मेरे 11th क्लास के स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स का आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बर्नौलीज थ्योरम। इतनी सारी थ्योरम्स आप लोग पढ़ते हैं, बड़ा अजीब लगता है ना। हर चीज का एक थ्योरम, हर चीज का एक थ्योरम। फिजिक्स वालों ने थ्योरम भर डाली है, लेकिन ऐसा क्यों किया और इससे हमें क्या फायदा होगा? यदि ये बात समझ आ गई ना, तो ये थ्योरम आपको अच्छी लगने लगेंगी। अब देखिए, जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि यदि किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएं तो वो बॉडी एक्सेलरेट होने लगती है। उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया जा सकता है। एक्सेलरेशन मिल गया तो हम वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के साथ और वेलोसिटी आ जाएगी। फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे, पोजीशन आ जाएगी, तो हमें उसकी मोशन का सारा हिसाब किताब मिल जाएगा। मगर ये काम हम फ्लूइड के लिए नहीं कर सकते। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए। टेबल पर थोड़ा सा पानी बिखेर दीजिए और अपने हाथ से उसे पुश करने की कोशिश करिए। आप क्या देखेंगे? आप पुश करते हुए सारा पानी इकट्ठा तो चलेगा नहीं, कुछ आगे की तरफ जाएगा और कुछ साइडों में निकल जाएगा। अब यदि मान लीजिए एक प्रॉब्लम है, यहां पर हमें फ्लूइड की मोशन को स्टडी करना है, कैसे करेंगे? क्या तरीका अपनाएंगे? लॉज ऑफ मोशन के बाद हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, याद कीजिए। और वहां पर हमने यह बात देखा भी था कि मैकेनिक्स की कई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लॉज ऑफ मोशन से भी हो सकता है और वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट से भी हो सकता है। तो इस बात से थोड़ा सा अंदाजा लेते हुए यदि हम फ्लूइड को एनर्जी के कॉन्सेप्ट से देखना चाहें तो अब देखिए, जब मैंने हाथ से पानी को आगे पुश किया तो फोर्स ना सोचकर आप ये सोचिए मैंने उसे क्या दिया। मैंने अपने हाथ से उस लिक्विड का प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की। उसका असर क्या हुआ? उसका असर देखिए क्या हुआ। उसका असर यह हुआ कि वहां उस लिक्विड मॉलिक्यूल्स की कुछ वेलोसिटी बन गई, यानी काइनेटिक एनर्जी बन गई। काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ यह भी हो सकता था, यदि टेबल आपका थोड़ा सा स्लांटेड है और हम पुश करते हुए लिक्विड को ऊपर लेके जाएं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बन सकती है। अब इस बात को इकट्ठा बात करते हैं, इकट्ठे ब्रैकेट में देखिए। हमने प्रेशर लगाकर कुछ काम लिक्विड पर किया, उसका असर क्या बना? उसका असर यह बना कि लिक्विड ने अपनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर लिया। तो बस यही बात तो बर्नौलीज थ्योरम कह रहा है। वो कहता है जो वर्क हम प्रेशर लगाकर लिक्विड पर करेंगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा। एनर्जी को हम कई तरीके से ले सकते हैं और आसान रहता है लिक्विड में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेकर के बात करना। लिक्विड कितना भी हो, लेकिन उसका यूनिट वॉल्यूम के पास कितनी एनर्जी है। इस स्टेटमेंट को यदि हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी ई पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी विच यू हैव अप्लाइड व्हेन यू पुश इट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर विच इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, यहां रो डेंसिटी है, एच हाइट है। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ये बात बर्नौलीज थ्योरम कहती है। हमने दो बातें यहां देखी कि हमने एक प्रेशर एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहां इन्वॉल्व किया, यानी लिक्विड पर प्रेशर लगाएं तो प्रेशर एनर्जी भी एक मैकेनिकल एनर्जी का रूप है, जो हमने सॉलिड्स में नहीं लिखा था। यदि आप याद कीजिए, लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हुए हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं
पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, प्रेशर एनर्जी की बात नहीं करते। रीजन बड़ा सिंपल सा है, सॉलिड पर प्रेशर लगाने से हम ये मान के चलते हैं उनकी शेप में कोई चेंज नहीं हुआ। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन ये अजम्पशन हम वहां लेके चलते हैं। और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के दो ही रूप बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज द बेस ऑफ दिस थ्योरम। यानी इस थ्योरम का जो बेस है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। चलिए इस थ्योरम को अब हम डिराइव करते हैं, इसकी डेरिवेशन पढ़ते हैं। डेरिवेशन करने से पहले एक छोटी सी थ्योरम हमें पहले और करनी होगी, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसे हम बर्नौलीज थ्योरम के डेरिवेशन में इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए हम इसे पहले पढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कैसा पाइप भी हो, जैसे मर्जी रखा गया हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। मान लीजिए इस तरीके का एक पाइप हमारे पास है, फिक्स है, और हम यहां से लिक्विड को फोर्स करते हैं पाइप में एंटर करने के लिए, और लिक्विड यहां से बाहर आता है एज ए रिजल्ट। आप देख पा रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां अलग अलग है। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। मान लीजिए लिक्विड जिस वेलोसिटी से इंटर करता है वो V1 है और जिस वेलोसिटी से वो बाहर आता है वो V2 है, और ये फ्लो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब कोई गैप नहीं है बीच में, कोई एयर बबल बीच में नहीं आ गया, लिक्विड आ रहा है और लिक्विड जा रहा है। यदि मान लीजिए एक फिक्स अमाउंट का लिक्विड मैं इसमें इंटर कराऊं, तो ऑब्वियसली जो यहां से बाहर लिक्विड निकलेगा उतने ही समय में उतने ही मास का लिक्विड होगा। दिस इज बेसिकली इज अ कंजर्वेशन ऑफ मास विच वी आर यूजिंग। इसको समझने के लिए हम एक छोटे से टाइम इंटरवल का सहारा लेते हैं। मान लीजिए ये टाइम इंटरवल है dt। dt टाइम के अंदर कितना लिक्विड इसके अंदर एंटर कर गया और उसका मास कितना है। देखिए, v1 वेलोसिटी से dt टाइम तक यदि ये लिक्विड चले तो जो लेंथ ये कवर करेगा वो होगी v1 इंटू dt, और जो वॉल्यूम आएगा, जो वॉल्यूम बनेगा, ये वॉल्यूम होगा इतने पोर्शन का वॉल्यूम। कितना होगा ये वॉल्यूम? ये वॉल्यूम होगा दिस लेंथ v1 dt मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वॉल्यूम लिक्विड का अंदर की तरफ एंटर करेगा, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम। और यदि इस वॉल्यूम को इस लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये मास आ जाएगा, जो मास इस पाइप में इंटर करेगा, रो A1 V1 dt। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है ये। अब जरा इस तरफ आ जाते हैं और फिर से वही बात करते हैं कि dt टाइम में लिक्विड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। v2 वेलोसिटी से चलते हुए जो डिस्टेंस कवर होगा वो v dt होगा, क्योंकि एरिया A2 है और इस छोटे से डिस्टेंस में, हालांकि मैंने काफी बड़ा दिखा दिया, इस छोटे डिस्टेंस में मान लेते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो यहां कितना वॉल्यूम आउटपुट आया? वॉल्यूम आउट, ये वॉल्यूम आया v2 dt मल्टीप्लाइड बाय द एरिया A2। ठीक, अब इसको भी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास निकालें। dm आउट इज इक्वल्स टू डेंसिटी A2 V2 dt, इक्वेशन नंबर 2। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? जितना
फ्लूइड मास के रूप में इस पाइप में एंटर करेगा उतना ही इससे बाहर निकल जाएगा, ना कोई गेन होगा और ना ही कोई लॉस होगा। इसको मैथमेटिकली लिखें तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को देखते हुए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 dm इज इक्वल्स टू dm आउट, दैट इज a1 रो v1 dt is equal to rho a2 v2 dt। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यह मानते हुए कि डेंसिटी नहीं बदलती, dt dt कैंसिल कर दीजिए, तो हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन आ जाता है a1 v1 is equals to a2 v2, और इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यानी जब फ्लूइड कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा पाइप में से, तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के रूप में ध्यान रखिए, इसे हम बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन में इस्तेमाल करेंगे। हम अपने वापस पाइप पर लौटते हैं, जहां इसका डिटेल कुछ इस तरीके से है। देखिए, हमारा पाइप किसी भी तरीके से रखा गया हो, ये वाला पोर्शन ऊपर है, ये वाला पोर्शन नीचे है, ये वाला पोर्शन छोटा है, बड़ा है या नीचे है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए हम इस पाइप को लेकर के ही बात करेंगे। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम इसकी हाइट की बात करेंगे, और हाइट हम सेंटर ऑफ पाइप से लेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। हमारे पैरामीटर्स हैं A1 is the area of cross section at the inlet and A2 is the area of cross section at the outlet. Inlet velocity is v1 and outlet velocity is v2. Let now the pressure at this time is P1 and pressure at this stage is P2. The height of this inlet position is h1 and height of the outlet position is h2, and let the density of this fluid which is flowing through it, that is equals to rho. राइट, सारे पैरामीटर एक बार फिर से। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, प्रेशर जो हम लगा रहे हैं इस लिक्विड को अंदर भेजने के लिए वो P1 है, लेकिन प्रेशर जिससे ये बाहर आ रहा है वो प्रेशर P2 है। V1 वेलोसिटी है इनलेट की, V2 वेलोसिटी है जब ये बाहर आएगा, रो डेंसिटी है, H1 H2 रेफरेंस लेवल से इसकी हाइट है। राइट, एक बार पैरामीटर समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कि इस तरीके के जितने भी सिस्टम हैं जिसमें हमने प्रेशर लगाकर लिक्विड को अंदर भेजा, तो हमने कुछ काम किया। आप कुछ प्रेशर लगा रहे हैं, बाहर का कोई एजेंसी इस फ्लूइड पर काम करता है, लेकिन दूसरे एंड से क्या हुआ, लिक्विड बाहर निकल कर आया। जब लिक्विड बाहर निकल कर आया तो अब लिक्विड ने काम किया। राइट, तो यदि मैं आपसे यह जानना चाहूं कि जो वर्क हमने एक्सटर्नली किया वो टोटल मिलाकर कितना है, तो देखिए हमने पॉजिटिव वर्क किया लिक्विड को अंदर पुश करने में, मगर जो लिक्विड ने वर्क किया वो हमें माइनस लेना होगा। माइनस क्यों लेना होगा, क्योंकि ये वर्क लिक्विड कर रहा है। मान लीजिए आपने किसी लिक्विड पर से x जूल ऑफ वर्क किया, लेकिन लिक्विड ने वापस y जूल ऑफ वर्क लौटा दिया, तो टोटल वर्क कितना हुआ, x माइनस वाई जूल। तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए कि टोटल वर्क डन
इन से टाइम dt कितना होगा, इन टाइम dt कितना होगा, ये बेटे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स एट इनलेट है P1A1, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज द फोर्स। इस फोर्स को लगाते हुए हमने लिक्विड को v1 वेलोसिटी से पुश किया था, जिसने dt टाइम के अंदर डिस्टेंस चला है v1 dt। ऑलराइट, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि लिक्विड ने बाहर आते हुए प्रेशर P2 एक्सर्ट किया था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A2, और जो लिक्विड ने dt टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो है v2 dt। यानी ये वो अमाउंट ऑफ वर्क है जो एक्सटर्नली लिक्विड पर किया गया। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। जो वर्क हमने किया लिक्विड को प्रेशर लगा करके अंदर की तरफ पुश करने में, वो हमने कैलकुलेट कर लिया dw। लेकिन ये वर्क एक्चुअली में गया कहां? इसी वर्क के बेसिस पर तो लिक्विड ने अपनी काइनेटिक एनर्जी को बदला है। तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम मान लेते हैं dt टाइम में जो मास अंदर की तरफ आया वो dm1 था, और जो मास यहां से बाहर निकला वो dm2 था। तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा वो चेंज होगा dk इज इक्वल्स टू हाफ dm2v2 स्क्वायर माइनस हाफ dm1 v1 स्क्वायर। आप यहां नोटिस कर रहे हैं कि मैंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखा। दिस इज व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? ध्यान रखिएगा। इस dm2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जो हमने पीछे अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी किया था, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम चेंज कितना है? जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो है v2 dt। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हमारा A2 है, तो हम लिखेंगे A2 v2 dt, that is a volume, into density m v2 square माइनस, सिमिलरली इनिशियल के लिए भी होगा, और इनिशियल के लिए क्या होगा? हाफ रो A1 v1 dt मल्टीप्लाइड बाय v1 स्क्वायर। This is the kinetic energy change which liquid acquires. Similarly, calculate the potential energy change. And the potential energy change is equals to dm2 gh2 minus dm1 gh1। इसे भी मास को जैसे हमने लिखा यहां वैसे लिखिए, रो A2 v2 dt gh2 माइनस रो A1 v1 dt gh1, इक्वेशन नंबर 3। तो आपने देखा हमने वर्क जो किया वो लिखा, उससे जो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आया वो लिखा, और पोटेंशियल एनर्जी में जो बदलाव आया वो भी लिखा। अब इन तीनों चीजों को हम एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते। आपने वर्क किया और वर्क की वजह से ही तो उसने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाया। तो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट, जो वर्क हमने किया dw, that is responsible for the change in kinetic energy and change in potential energy। ये बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन है। जरा इस बात को इन इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख लें। देखिए P1 A1 V1 dt माइनस P2 A2 V2 dt, this is from the first equation, P1 A1 V1 dt and this is equal to dk जो यहां से लिख रहे हैं हम, and that is equals to half rho
A2 V2 dt मल्टीप्लाइड बाय V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो A1 V1, ये V2 है, V1 dt V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इक्वेशन 3 से लेंगे और ये होगा रो A2 V2 dt GH2 माइनस रो A1 V1, ये dt है, dt GH1 dW इज इक्वल टू dk प्लस du, dW बड़े इक्वेशन 1 से लिया गया, dk इक्वेशन 2 से लिया गया और du दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने इक्वेशन 3 से लिखा। अब यदि आप इसे सिंप्लीफाई करें तो आप एक बात नोटिस करिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, ध्यान है आपको? तो आप A1 V1 A2 V2 को सेम मानते हुए इस तरफ और इस तरफ आप हटा सकते हैं। यदि आप ऐसा करें dt 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 भी सब तरफ है, उसे यदि रिमूव कर दें तो आप देखेंगे ये आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। और इसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें तो ये बनेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये जो लास्ट की इक्वेशन निकली है, इस इक्वेशन को एक बार ध्यान से देखिए। ये इक्वेशन क्या कह रही है? ये इक्वेशन कहती है कि इनिशियल स्टेज पर प्रेशर हाफ रो वी स्क्वायर रो जी एच का जो भी सम होगा दैट विल बी इक्वल टू P2, दैट मीन्स प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर रो जी एच एट द आउटलेट एंड, जो कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। यह बर्नौलीज थ्योरम कहलाती है। इसके कई सारे रूप भी हैं, चलिए इसके कुछ रूपों के बारे में और जानते हैं। इस रूप में यह कहती है कि तीन एनर्जी मिलाकर कांस्टेंट है। हालांकि ये जो है ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब यदि आप इसको रो जी से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो आप देखेंगे ये इक्वेशन बन जाएगी P डिवाइड बाय रो जी प्लस रो हाफ रो कैंसिल हो जाएगा V स्क्वायर बाय जी प्लस H इज कांस्टेंट। आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, यह मानते हुए कि डेंसिटी फ्लूइड की बदली नहीं, G कांस्टेंट है, इसलिए इस इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। अब एक फर्क देखेंगे, यहां प्रेशर रो जी का डायमेंशन लेंथ है, यहां भी लेंथ है और यहां भी लेंथ है। इस तरीके से लिखें तो इस क्वांटिटी को P बाय रो जी को प्रेशर हेड कहा जाता है, प्रेशर हेड, और इसे V स्क्वायर बाय 2G को वेलोसिटी हेड, और H अकेले को ग्रेविटेशन हेड। यानी प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशन हेड का जो टोटल लेंथ है वो नहीं बदलेगा। हां, इतना हो सकता है, मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा इमेजिन करते हैं और ये कहते हैं आपसे कि मान लीजिए ये हमारा प्रेशर हेड है
ये हमारा वेलोसिटी हेड है और ये हमारा ग्रेविटेशनल हेड है। ये टोटल लेंथ तो ये रहेगी। हां, ये हो सकता है कि किसी केस में पोटेंशियल हेड बढ़ जाए तो वेलोसिटी और प्रेशर हेड मिलकर दोनों उतने ही कम हो जाए। ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है। इसको डायग्रामेटिकली देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। मान लेते हैं ग्रेविटेशनल हेड बढ़ा तो प्रेशर हेड कम हो गया। वेलोसिटी हेड घट सकता है, बढ़ सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन हमने कहा ग्रेविटेशनल हेड जो है वो हमारा बढ़ गया। जी डैश, ऐसे ही वी डैश और ऐसे ही हमारा पी डैश। अब देखिए यहां इंडिविजुअली लेंथ में बदलाव आया है, लेकिन ओवरऑल लेंथ वही की वही रही। तो सोचने का तरीका है, इसको एक बड़े सरल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके 3 बैंक में पैसे रखे गए। कुछ पैसा आपने ए बैंक में रखा, कुछ बी बैंक में रखा और कुछ रखा सी बैंक में, और टोटल मिला के आपकी वर्थ कुछ अमाउंट बनती। अब यदि आप एक काम करें, एक बैंक से कुछ पैसा निकालकर दूसरे बैंक में डाल दें, तो यह होगा जिस बैंक से निकाला वहां पैसा कम हो जाएगा और जिस बैंक में डाला आपने वो पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन आपका टोटल वर्थ नहीं बदलेगा। राइट? आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक बैंक से पैसा निकाला, कुछ पैसा आपने बी बैंक में डाल दिया, कुछ पैसा आपने सी बैंक में डाल दिया, लेकिन अभी भी वर्थ वैसे का वैसा ही रहेगा। तो यही सोच आप फ्लूइड की मोशन के दौरान भी लगाएंगे। फ्लूइड पर हमने कुछ काम किया था प्रेशर लगाकर, तो वो जो प्रेशर है प्लस कुछ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से है और कुछ पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, तीनों मिलाकर हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। चलिए आज इतना ही रखेंगे और अगली क्लास में हम बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस को लेंगे। आई एम वेरी श्योर कि आप बर्नौलीज थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। मैं शुक्ला इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा करता हूं ये सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। ये बहुत अच्छा स्टूडियो जो फैसिलिटी शुक्ला इंस्टीट्यूट की है उन लोगों ने मुझे प्रोवाइड की, इसके लिए उनका धन्यवाद। और हम आपसे अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें हम बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो जब तक बच्चों इसको अच्छे तरीके से समझिए, लेक्चर को रोक रोक कर देखिए। जहां आपको नहीं समझ आता आप हमें बता भी सकते हैं, हमें लिख भी सकते हैं। हम आपके जो भी सवाल होंगे उनका समाधान देंगे। आपको ये थ्योरम अच्छे तरीके से समझ आए, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।